किधर है IS-28? पॉज करो। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट सेस पर क्वेश्चन आ रही हैं 4320। फोर थ्री टू ज़ीरो। चुप। ऑन यकम अप्रैल 2020, साल ख़त्म होने से 9 महीने पहले, चुप 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 चुप, पेरेंट एक्वायर्ड 90% शेयर होल्डिंग ML at 2220, which was recorded as cost of investment. It includes professional fees of 30 for advice on acquisition. Is it so? मुझे तो यही समझ आ रहा है, इट इंक्लूड्स 30। तो फिर बाकी क्या होगा? सऊदी किंग को पेमेंट होगी कितनी? 2190। थोड़ा सा जरा फोकस करके समझिए इस एडजस्टमेंट को। एज ऑन यकम अप्रैल, P acquired 90% shares in M at 2220, which was recorded in cost of investment. 2220 4320 में पड़ा हुआ है। It includes professional fee of 30 million. इसमें 30 मिलियन की प्रोफेशनल फी पड़ी है, तो बाकी क्या होगा? सऊदी किंग को पेमेंट होगी। तो अब इन दो इकट्ठा निकाल दूं या दोनों को अलग अलग करके निकालूं? यार इकट्ठा निकाल के फिर एंट्री सही तरह मैनेज नहीं हो सकेगी, मुझे तो अलग अलग निकाल देते हैं दोनों को। बस जैसे भी करना है ज़रा देख लें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट, दोनों को निकालना है बस। लेस टेक टू वर्किंग 1 कितना? 2190 लेस एक्सपेंस कितना? 30। अब 2190 का क्या करना है? इन्वेस्टमेंट 2190, और ये जो 30 है CRE में एज इन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। मुझे तो यही समझ आ रही है। तो अगर दो इकट्ठा एक फिगर निकालते तो थोड़ा सा टफ हो जाता शायद, और 2220 माइनस करते तो ज़रा संभालना मुश्किल हो जाता। उसने कहा 2220 के 2 हिस्से कर लो, इसमें कुछ वो है कुछ ये है। तो व्हाट आई फील इज दिस इज गुड। तो टेक टू वर्किंग 1। ओके। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और पेमेंट्स होती सऊदी किंग को, जैसे थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, फिर आप ऐसा भी कर सकते थे। ये 2190 कैश की पेमेंट है, बाकी थोड़े से पैसे थोड़े से शेयर, जैसे मर्जी कर लें। तो ये थी जी एडजस्टमेंट। अब बाकी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं, उनका ज़रा देख लेते हैं कि एसोसिएट में कितने की हैं। कहाँ लिखा हुआ है? पॉइंट 4 में क्या लिखा हुआ है? ऑन यकम जनवरी HL एक्वायर्ड 35% बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 1500 मिलियन। अब ये इन्वेस्टिंग 1500 मिलियन मीन्स ये 1500 उसमें पड़ा हुआ है। अब तो सवाल साइलेंट है, तो एंट्रीज हो चुकी हैं। 1500 लेस टेक टू वर्किंग 7 1500 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 1500। अब बच गई हैं कोई? ये बैलेंस शीट के फेस पे चली जाएंगी। ये जी अब पिक्चर खींच लें ताकि मैं आप क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करूं।
मुझे तो इस तरह आसान लगा था। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चली जाएंगी, ये चली जाएंगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ ओके। बाकी ये क्या था यार, डिटेल्स ऑफ पीएल नेट एसेट ऑन 31 दिसंबर 20, पागल बनाया उसने। डिटेल ऑफ पीएल एसेट्स ऑन 31 दिसंबर 20 2625 पीएल ऑन 31 दिसंबर 1190, पागल बनाया। वो तीसरी बैलेंस शीट उसने नीचे दे दी 1190, 700 595 700 595 और 630, और इनको काट दें क्योंकि बैलेंस शीट बनाते हुए इनका कोई काम नहीं है। तो पागल ने नीचे बैलेंस शीट दे दी है, नीचे बैलेंस शीट दे दी है। कितने लोगों को अब फील हो रहा है इस तरह जब मैंने किया है? कितने लोगों को घर में फील हो गया था? कितने लोगों को अब फील हो रहा है? अच्छा, तो ये थी जी। बाकी वो आपको पता है क्लोजिंग आर ई माइनस प्री आर ई दी नहीं हुई, तो इसलिए कोई अपने आप को टफ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग 7 में प्रॉफिट कमाया हमने 9-10। कब ख़रीदा था एसोसिएट को? ओह, साल के पहले दिन, तो मसला ही कोई नहीं। नया फॉर्मेट यूज़ करेंगे, पोस्ट पैट कितना है? 910 इंटू 35%। एंड PL पेड डिविडेंड ऑफ 490, HL रिकॉर्डेड इज शेयर इन अदर इनकम। अदर इनकम में से तो P&L के फेस पे माइनस करेंगे ना, अभी बैलेंस शीट के एंगल से तो बस 490 आप इधर ले जाएं। नया फॉर्मेट है ना, क्लोजिंग आर ई माइनस प्री आर ई अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी इधर में प्रॉफिट डाल दें, इधर डिविडेंड डाल दें। इन दोनों का डिफरेंस जाएगा CRE में, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ CRE में चला जाएगा। हाँ, उसमें फिर आपने वो जो क्लोजिंग नेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको लेके चले होगे। हाँ, वो थोड़ा सा लंबा काम है, छोड़ें फिर उसमें। अच्छा, इट्स ओवर नाउ। जिससे ये एडजस्टमेंट्स नहीं हुई 4, वो अकेले में बैठ के रोए, देयर इज़ नो अदर हल। मैं इसमें से किसी एडजस्टमेंट को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कर लें। रिसीवेबल फ्रॉम ML एज पर HL बुक्स, रिसीव पेएबल टू PL एज पर। तो ये PL कौन है? तो ये तो आपने क्रॉस करना होता है ना, इसको इग्नोर करना होता है। और बाकी तो अच्छा, रिसीवेबल फ्रॉम ML एज पर HL बुक्स, HL बुक्स में ML से रिसीवेबल है कितना? तो बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करें कि दूसरे के पेएबल में भी 74 पड़ा होगा। तो दो एडजस्ट इनको इग्नोर करना था। लिस्ट ऑन द इंफॉर्मेशन जिसको इग्नोर करना है। एक तो आपने ये इग्नोर करना था, क्या कहते हैं, ये वाली 98 वाली एडजस्टमेंट इग्नोर करनी थी, और नेट एसेट्स की डिटेल इग्नोर करनी थी। तो IS 37 पूरा हो लेना है, इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है। वैसे कौन सा क्वेश्चन है आज? 5। हाँ, सस के लोटपोट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें तो आज। फॉलोइंग अदर समराइज स्टेटमेंट किसी ने कर लिया? सफावी एंड खुदरी, ये खजूरें हैं मेरे ख्याल से। एज ए 30/2021 PP इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट इन अंबारा लिमिटेड। इसका मतलब है ना ये आबी, ना ये खाकी, ना ये सफावी, ना ये खुदरी, ये कोई तीसरी इन्वेस्टमेंट है हमारी। इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग लाइबिलिटीज। शुगर लगा हमारे साथ तू। ऑन यकम अक्टूबर 21, अक्टूबर 21 20, सॉरी मैं भी कहूँ क्या, अक्टूबर 20, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने पहले SL एक्वायर्ड, बड़ा तेज़ है, पेरेंट का नाम SL रख दिया, चपेट मारें।
SL acquired 80% shares in subsidiary through share exchange. One share, अच्छा 80% शेयर्स बनते कितने हैं, ये हो जाएगा 100 मिलियन। ऑरेंज ब्रीफ केस में मेरे पास 80 मिलियन शेयर्स आएंगे थ्रू शेयर एक्सचेंज फॉर वन शेयर इन SL फॉर एवरी शेयर इन KL, फॉर वन शेयर इन SL फॉर एवरी शेयर इन KL। क्या मतलब, 1 फॉर 1, तो फिर 80 मिलियन शेयर्स ही बनते हैं, तो निकालने की ज़रूरत नहीं। वैसे 80 डिवाइडेड बाय P इंटू S, उस तरह, वो सॉरी डिवाइड बाय S इंटू P, वो भी 80 निकलने हैं। एट एक्विजिशन डेट KL's retained earning वर ₹1000 मिलियन प्री एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ SL एंड KL वर इतने। ये NCA की फेयर वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा, ये अगर शेयर इशू करने में यूज़ होगा। शेयर इशू हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स, शेयर इशू किताबों में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट 0, नहीं वो अंबरा वाली ना लें, वो तो जब अलग से खुद दे दे तो फिर उसको निकालने की जरूरत ही नहीं, अलग से पड़ी है, उसको तो वहीं से पकड़ के वर्किंग 7 में बारों बार ले जाना। अंबरा वाले की क्यों टेंशन लेनी है, ये तो अलग से बस 540 पड़ा, ये वर्किंग 7 में फेंक देंगे। अच्छा, एज पर क्वेश्चन 0 हैं। उसके बाद हमने थोड़े से शेयर दे दिए हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, ठीक, कितने शेयर इशू किए हैं, कितना, ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में 800 और 1200 चला जाएगा बैलेंस शीट के फेस पे, और यहां पर हम उसे कह देंगे शेयर ले लो 2000 वर्किंग 1 में चला जाएगा। On acquisition date, carrying value of KL's net assets were equal to the fair value except the following. Inventories were carried at 240 and had a fair value of 340. Inventory debit, revaluation surplus in working 1 credit. 60% of these were sold during the year. उसमें से 60% का प्रॉफिट उसने भी बुक कर लिया। 1 सोल्ड नहीं दी, शुक्र है सोल्ड दे दी है, 60% उसने सोल्ड कर दी। तो इसे एहसास दिलाओ यार, तुमने जो सेल करके प्रॉफिट बुक किया है, तुमने ब्लंडर मारा है। हमने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में जीपी बुक कर लिया था, तुमने दोबारा जीपी बुक कर लिया, तो 60% जीपी उल्टा दें, जीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये ना सोल्ड की फिगर से करते हैं। ये असल में स्टॉक होता है जो किसके पास पड़ा होता है, सब्सिडरी के पास। जिस दिन सऊदी किंग था उस दिन ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ था हमारे पास, सऊदी किंग के जाने के बाद हमने उसमें से 60% बेच दिया। तो जिस दिन सऊदी किंग था उस दिन हमने वर्किंग 1 में गेन रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब सब्सिडरी ने खुद बेचा उसने भी गेन रिकॉर्ड कर लिया। तो जितना उसने किया उतना रिवर्स कर दे, 60% प्रॉफिट रिवर्स। बस ये 2 एंट्रीज होंगी। और P&L का सवाल अगर होगा तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे 60 और वर्किंग 5 में डेबिट कर देंगे 60, अगर P&L का सवाल होगा तो। जीपी कम करने का तरीका है कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, तो ये P&L के सवाल में इस तरह होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा 60 और वर्किंग 5 में डेबिट हो जाएगा। कुछ बॉल पॉइंट शॉल पॉइंट को कैलकुलेटर हाथों में हो हाइब्रिड में, इस तरह तो मज़ा नहीं आ रहा क्लास का मुझे। लैंड वॉज कैरिड एट नील वैल्यू, शुक्रिया, लैंड नील वैल्यू पे कैरी है, बीवी बता दें। एंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ, और फेयर वैल्यू इसकी 50 मिलियन है। द लैंड वॉज अलॉटेड अनकंडीशनली टू KL बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन 2018 when its fair value was
40 मिलियन, जब उसकी फेयर वैल्यू 40 मिलियन थी। पागल है ना, परेशान कर रहा है। IAS 20 में हमने इसको नॉमिनल अमाउंट पे रखा हुआ है, तो हमने तो इसको फेयर वैल्यू पे रखा ही नहीं। अगर IAS 40 में हमने इसको फेयर वैल्यू पे रखा होता और आज भी फेयर वैल्यू वाला डेटा दिया होता, तो फेयर वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू फिर को 10 का और सरप्लस आ जाना था, या हो सकता है फिर पहले ही उसकी किताबों में फेयर वैल्यू पे चीज पड़ी होती, वो फेयर वैल्यू 40 पे पड़ी होती। बाकी IAS 20 के रूल होंगे जो भी होंगे। मुझे ये बता दें, हमने जिस वक्त इसको मिली है लैंड, क्या हमने नॉमिनल वैल्यू नील वैल्यू पे रखना पसंद किया है या हमने इसको फेयर वैल्यू पे रखना पसंद किया है? फिर क्या करें, अब नॉमिनल वैल्यू पे रखा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही परेशान करने के लिए एक फेयर वैल्यू दे रहा है। तो लैंड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट कितने से? 50 से। किताबों में क्यों नहीं 40 पे आ रही? कैरिड एट नील वैल्यू, तो 40 को इग्नोर करेंगे। सॉफ्टवेयर बेचा है, पागल बना रहा है। ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स कंडीशन इंपेयरमेंट टेस्ट, हद हो गई। SL एक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स ऑफ अंबारा रिप्रेजेंटिंग 25% शेयर होल्डिंग ऑन दैट, मींस ये हमारी एसोसिएट है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 540। रिप्रेजेंटिंग ऑन दैट डेट, ऑन दैट डेट। चिकन जुलाई 20 दिन कौन सा है वैसे? हमारे साल का पहला दिन है। ऑन दैट डेट AL's RE एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वर 2400 एंड 172। उस दिन फेयर वैल्यू तो एसोसिएट के शेयर की इग्नोर करनी होती है। AL's RE वॉज 2400। अभी ये प्री RE मिली है मुझे, आगे जरा मुझे डेटा देख लेने दें, फिर मैं डिसाइड करता हूं क्या करना है। अल्लाह करे क्लोजिंग RE भी मिल जाए, बैलेंस शीट तो दी नहीं हुई शहजादे ने, क्लोजिंग RE भी मिल जाए तो मेरा गुजारा चल जाएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021 AL रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 280। AL ने लॉस रिपोर्ट किया फॉर द ईयर 280 एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज 60। और इसका कोई OCI सरप्लस वगैरह भी है, वो भी चीज़ें हैं। डिविडेंड तो वही नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। तो अब यार आपकी मर्जी है, वर्किंग 6 करके क्लोजिंग माइनस प्री के चक्कर में भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर दिया हुआ है। अगर आप वर्किंग 6 से रूट कराते हैं, मैं वर्किंग 6 से रूट करा देता हूँ। अगर आप पोस्ट पैड पसंद करते हैं, मैं पोस्ट करता हूँ। दोनों तरीके से मैं करा देता हूँ, दोनों तरीके से मैं करा देता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई जल्दी नहीं। एसोसिएट भाईजान ये RE है, इसमें मुझे वो ना डलवाइएगा OCI, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में RE है। ओपनिंग RE, चलो यार आप लोगों को नहीं मिल रही, 2400। डिविडेंड कोई नहीं है। लॉस क्लोजिंग RE 2120। अब आप 2120 माइनस 2400 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पता है ना। डिविडेंड तो अब है ही नहीं, तो आप करेंगे, डिविडेंड तो है ही नहीं। तो अगर आपका दिल चाहता है, इसमें डाटा अवेलेबल है, पुरानी मेथोडोलॉजी भी लग सकती है और इसमें नई मेथोडोलॉजी भी लग, लेकिन नई मेथोडोलॉजी याद रखिएगा सिर्फ तब लगा करेगी जब पेरेंट ने एसोसिएट को इस साल खरीदा है, इस साल खरीदा है, क्योंकि पोस्ट पैट का मतलब होता है 1 साल का पैट। तो इस साल खरीदा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, नई मेथोडोलॉजी लग सकती है। पुरानी लगवाएं, बोलें। पोस्ट RE क्लोजिंग माइनस प्री, व्हाट इज क्लोजिंग? माइनस। अब 1 मिनट, ये मसला हो गया। क्या मसला हो गया? कि ये जो जवाब है ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉफिट डालते थे उधर, अब क्या करें, इधर नेगेटिव साइन यूज करें या इसको इधर शिफ्ट कर लें? इसको इधर शिफ्ट कर लें।
असल में प्रॉफिट आता था तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी, ग्रो करती थी। प्रॉफिट आता था तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी। अब लॉस आ रहा है तो अब जब जैसे ही कैलकुलेटर पे जवाब आया नेगेटिव, तो आपके एकदम कान खटके कि नेगेटिव जवाब आ रहा है, मैं इधर नेगेटिव लिखूं, आपको अजीब से फील हुआ, तो अजीब सी फीलिंग को आप उधर ले गए। इट इज अ बेटर वे। जरब 70। और अगर कोई बंदा चाहता है कि मैंने पोस्ट पैट से खेलना है, तो फिर खाली 280 नेगेटिव लिखें कैलकुलेटर पे। 280 पूरे साल का है, 280 जरब 25% करें, 280 जरब 25%, 70, नेगेटिव 70 आ रहा है। तो पोस्ट पैट भी तो यही है। या क्लोजिंग माइनस प्री का डिफरेंस ले लें, असल में डिविडेंड नहीं है ना, तो आसान सी चीज है। क्लोजिंग माइनस प्री का डिफरेंस ले लें या पोस्ट पैट से खेल लें, एक ही बात है। इस 70 को कहां ले जाएंगे? सीआरई में। हाँ, पी आर ई, एस आर ई, ए आर ई। देखिए ना, डबल एंट्री भी तो मैच करनी है ना। सर ऐसे सवाल भी पेपर में आ सकते हैं जिसमें लॉस हो? नहीं, ये मैं अपने घर से बना के लाया हूँ। अच्छा जी, अब भाई बहन मुझे बताएं पोस्ट ओसीआई कितना है? ये तो पोस्ट आ रही होगी ना, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, जल्दी बताएं। 60 पूरे साल का है। एंड ओसीआई फॉर द ईयर चीजें ड्यूरिंग द ईयर लिखा, ड्यूरिंग द ईयर ओसीआई, तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। किसी को याद है एक क्लास में हमने इधर लिखा था पोस्ट आरई, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो इसलिए रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो यहां डालना है, तो इसको तो इसी साइड पर रखें ना, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। 7% लगाएं, 15 कहां लेके जाऊं? पर ठीक है, बैलेंस शीट एंड पे 15 से आउट हो जाएगी, कोई मसला नहीं। सीआरएस में जाना चाहिए, कल भी सीआरएस में लेके गए थे। कल वाला जो सवाल किया था छोटे छोटे, वो 2 सवाल कर लीजिएगा, कल और आज वाला। तो सीआरएस तो है ही नहीं, क्योंकि पेरेंट और सब्सिडरी तो शायद रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर ही नहीं रहे। नहीं, इन्वेस्टमेंट ये जो एसोसिएट है ना, जो मर्जी अकाउंटिंग करती रहे, इसकी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जरूरी नहीं है। जो मर्जी अकाउंटिंग करती रहे, इसको करने दें, जैसे निगलेक्टेड चाइल्ड होती है एसोसिएट। इसके लिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं लानी होती हैं। वो किस किस की यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी जरूरी है? पेरेंट और सब्सिडरी। एसोसिएट जो मर्जी करते रहे, रीवैल्यू कर रही है, करने दें, खैर है, हम इसे तंग नहीं करेंगे। यार आई के अपने आप मजबूरी में इसको सीआरई में डाल दिया था, करना नहीं चाहिए, गलत ट्रीटमेंट है, लेकिन अब क्या करें, वो उसका सरप्लस अवेलेबल नहीं है, तो सीआरई में तो जाना नहीं बनता, जाना बनता है सीआरएस में, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस में। लेकिन कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस है नहीं, क्योंकि पीआरएस नहीं है, पेरेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो मजबूरी में डालने तो आप भी डाल दीजिएगा, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 15 का है, खुशी बुक कर लें। अलग से बैलेंस शीट में लाइन आइटम डाल दें, ठीक है, अलग से बैलेंस शीट में लाइन आइटम डाल दें, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो लिखें मजबूरी में सीआरई में ले गए हैं, क्या चीज? ठीक है, आप अलग बैलेंस शीट में शो कर दो। आई के अपने जो स्टैंड में किया था मैंने आपको वो बता दिया। पेरेंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया नहीं हुआ ना। आगे मशीनरी बिकी है on 1 जुलाई 20, एसएल डिस्पोज ऑफ अ मशीनरी फॉर 200 एट अ गेन ऑफ 100%, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज 5 years। अगली एडजस्टमेंट कौन सी है, छुपी हुई है इधर, और छोड़ें उसको। अच्छा, अब मुझे ये बताएं
कि सवाल में लिखा हुआ है ऑन यकम जुलाई एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीनरी एट अ गेन ऑफ 100%। एसएल कौन है? पेरेंट, और एएल एसोसिएट। डील कब हुई है? साल के पहले दिन। डिस्पोजल अकाउंट, कैश, पता नहीं क्या कह रही हैं, जीरो मुझे तो नहीं समझ आ रही। 100% गेन पे बेची है तो 100% फिर बुक वैल्यू भी लगा होगा। 100 का 100%, क्या जीरो बोल रहे हैं? 200। अब मैं क्या करूं, उसने जो फिगर्स दी हुई हैं वो भी वही हैं, परसेंटेज में भी वही चल रहा है, तो ये तो परसेंटेज में चल रहा है ना। 200 पड़ा है 200 पे, तो मुझे बुक वैल्यू दे दो 100। ये डाटा तो परसेंटेज में होता है ना। 100% प्रॉफिट पे बेचा है, जान ले लिया, डबल करके महंगा बेचा है, तो 100% लिखा। इस तरह का सवाल किया था एसोसिएट में मैंने, तो बुक वैल्यू को 100 एज्यूम कर लेते हैं, बुक वैल्यू पे प्रॉफिट आया होगा। 100 + 100 इज इक्वल टू 200%। अब 200% पे पड़ा है तो 100% बता दो कितना है? 100। तो गेन ग्रॉस गेन, डेप्रिसिएशन, पीस शेयर, रेड मार्कर चल नहीं रहा, 80 इंटू 20। एंट्री किसने बेचा, किसने खरीदा? एसोसिएट के तो पीपी नजर नहीं आ रहे, क्या करें? इन्वेस्टमेंट्स पे जोर निकाल दें। हाँ जी, ओ खुदा का खौफ करें। वर्किंग 1 2 3 4 और प्लीज मुझे तो बताने देना। वर्किंग 1 2 3 4 5 एंड और ऑल फॉर सब्सिडरी। दिस इज एसोसिएट, दिस इज एसोसिएट। एसोसिएट के लिए एक ही वर्किंग है, वर्किंग 7। ये अगर P&L में चले जाए तो वर्किंग 5.1। ये मेरे ख्याल से बहुत आसान सवाल था, ये वाला जो था, जिसने शुगर ही लगाया बस। अच्छा, अब वो जो कल वाला सवाल था, देखो 100% एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ मशीन फॉर 200 मिलियन एट अ गेन ऑफ 100% ऑफ बुक वैल्यू। ये मैंने कहा था, ये लिख लिया करो। 100% बुक वैल्यू पे गेन रिकॉर्ड किया। अब बुक वैल्यू के ज्यूम किया 100, तो 100 कॉस्ट टाइप चीज होगी जिस तरह इक्वेशन में लेते थे, तो 100 पर 100% प्रॉफिट ऐड किया। 100 पे 10% प्रॉफिट है या 20%? 100 पे 100% प्रॉफिट लिया उसने, तो 200% पे बेचा है। अब सेल प्राइस 200% पे पड़ी है, मुझे बुक वैल्यू यानी 100% वाली बीवी चाहिए, तो 100% वाली बीवी चाहिए, तो खुद भी तो 100%। अच्छा, तो खुद 60-70% और डिमांडें देखा करो आजकल। अच्छा, तो दैट इज, हंसने के आदाब पे क्लास होनी है। अच्छा, अब वो मुझे कल वाला सवाल बताएं जो हमने किया था 7। उसमें अब एक लाइन मैंने छुड़वाई थी, उसका मतलब आज आपको पता चल जाना चाहिए। 7 में एक लाइन छुड़वाई थी, ये ब्रैकेट लगवाई थी। At acquisition date, EL retained earning was 300 million and carrying value of EL net assets। अच्छा, इसी टाइम में जो सवाल आने वो भी ना कर लें, हो सकता है किसी को ख्वाब में आया हो। वैसे इस दफा किसका आना है? P&L का सवाल आना है, बैलेंस शीट का। 8वां सवाल कौन सा है? बैलेंस शीट का। और 7वां कौन सा है? बैलेंस शीट का। और छठा P&L का।
इस बार 9वां सवाल आना है। अच्छा तो अच्छा, एक मिनट बस, क्लोज करें, बात खत्म होगी। EL retained earning were इतने, and carrying value of EL net assets were equal to the fair value except land which was carried at 50. The land had a fair value of इतने and value in use was इतने. The group follows the cost model for PP. ग्रुप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? कॉस्ट मॉडल। और मेरे ख्याल से तो उसमें पेरेंट भी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे और सब्सिडरी भी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है। तो वो तो हमारा जो पहले वाला डब्बा बना है वो वाला है आज, उसमें जो पहले वाली लाइन है, दोनों कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं? अब अगर दोनों कॉस्ट कर रहे हैं, स्टिल एक एंट्री करनी है, मशहूर जमाना वाली एंट्री, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग। असल में ये सरप्लस बैलेंस शीट के फेस में नहीं जाता, इसलिए ये एंट्री हम कर देते हैं। ये सरप्लस कैंसिल होकर गुडविल निकाल देता है सारा। आपको पता है सरप्लस इन वर्किंग अन कभी भी बैलेंस शीट के फेस पे नहीं जाता, तो इसलिए मशहूर ज़माना दोनों कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से हमने सरप्लस को कहाँ ले जाना था? वर्किंग वन में। अब होमवर्क में कौन सा सवाल है? सिर्फ यही वाला 5, तो 15-20 मिनट में कर लीजिएगा, जाएं। 24 मिलियन P&L में माइनस करना है 4 × 6 24, और बैलेंस शीट में माइनस करना है उसका रिसीवेबल पेएबल। टेस्ट वाला क्वेश्चन तो खुद बनाया था।